नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मजेदार लेकिन अक्सर मुश्किल लगने वाले दौर यानी रीतिकाल की परतों को खोलेंगे और इसे इतना आसान बना देंगे कि सारे फैक्ट्स और नाम आसानी से याद हो जाएं, खासकर उनके लिए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है ना कि रीतिकाल के इतने सारे कवि और उनकी रचनाएं हैं कि सब आपस में उलझ जाता है, कंफ्यूजन होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज के बाद ये उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का सफर। हम रीतिकाल के परिचय से शुरू करेंगे, फिर उसकी 3 धाराओं को समझेंगे, एक एक करके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों को जानेंगे, कुछ और ज़रूरी कवियों पर नज़र डालेंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस दौर का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा और इसकी सबसे खास पहचान क्या थी। देखिए, रीति शब्द का सीधा सा मतलब है एक तय तरीका या एक खास सिस्टम। और क्योंकि इस दौर के ज्यादातर कवि एक खास सिस्टम या परिपाटी में बंद कर कविता लिख रहे थे, इसीलिए महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल नाम दिया। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात ये थी कि इस जमाने के कवि सिर्फ कवि नहीं थे, वो आचार्य यानी टीचर भी थे। वे राजाओं के दरबार में रहते थे, उन्हें काव्य शास्त्र सिखाते थे। इसीलिए इस दौर की कविता को दरबारी काव्य भी कहा जाता है। और अब वो पॉइंट जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, इस पूरे दौर की जो एक भाषा थी, जो सबसे प्रमुख भाषा थी, वो थी ब्रज भाषा। सारा साहित्य ब्रज भाषा में ही रचा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समझने की आसानी के लिए विद्वानों ने रीतिकाल के सभी कवियों को किन 3 बड़े ग्रुप्स या धाराओं में बांटा है। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो 3 धाराएं। पहली रीतिबद्ध, यानी वो जो नियमों में पूरी तरह बंधे हुए थे। दूसरी रीति सिद्ध, यानी वो जिन्होंने नियमों में महारत हासिल कर ली थी, वे सिद्ध हो चुके थे। और तीसरी रीति मुक्त, यानी वो जो हर नियम से आजाद थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध कवियों की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो कवि थे जो काव्य लिखने के नियमों और परंपराओं का बड़ी सख्ती से पालन करते थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और एक मजेदार बहस है कि पहला आचार्य कवि कौन था। ज्यादातर लोग केशवदास को मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं, रीतिकाल की परंपरा के पहले आचार्य असल में चिंतामणि त्रिपाठी थे। ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है। केशवदास की बात करें तो उनकी 2 रचनाएं बहुत मशहूर हैं। एक है कवि प्रिया, जो उन्होंने राय प्रवीण नाम की एक गणिका को काव्य की शिक्षा देने के लिए लिखी थी, और दूसरी है रामचंद्रिका, जो अपने जबरदस्त संवादों के लिए जानी जाती है। इसी धारा में भूषण जैसे कवि भी थे, जो एक अपवाद की तरह हैं। जहां सब श्रृंगार लिख रहे थे, वहीं भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखीं। और फिर आते हैं पद्माकर, जिन्हें रीतिकाल का आखिरी बड़ा कवि माना जाता है। शुक्ल जी ने तो उनकी तुलना तुलसीदास से भी की है। एक और खास नाम है सेनापति। ये रीतिकाल के अकेले ऐसे कवि थे जिन्होंने खास तौर पर प्रकृति पर लिखा। इसे याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है। सेना कहाँ रहती है? प्रकृति के बीच, जंगलों में। तो सेनापति मतलब प्रकृति चित्रण। चलिए अब बाकी की 2 धाराओं को देखते हैं। एक तरफ हैं नियमों के महारथी और दूसरी तरफ हैं वो जिन्होंने दिल की आवाज सुनी और हर नियम को तोड़ दिया। रीति सिद्ध धारा में बस एक ही नाम है जो सबसे ऊपर है, और वो है बिहारी। कमाल की बात तो यह है कि बिहारी ने सिर्फ एक रचना लिखी और उसी से वो पूरे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और उनकी उस एक रचना बिहारी सतसई के बारे में ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। उनके दोहे देखने में तो छोटे छोटे लगते हैं, पर उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। इसे ही कहते हैं गागर में सागर भरना। और ऐसा नहीं है कि सतसई में सिर्फ श्रृंगार या रोमांस है, नहीं, उसमें भक्ति भी है, नीति की बातें भी हैं, ज्योतिष और दवाइयों तक का जिक्र है। मतलब एक पूरी दुनिया है उस एक किताब में। अब आते हैं सबसे अलग रीति मुक्त कवियों पर। इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इन्होंने किसी नियम की परवाह नहीं की, बस अपने दिल का दर्द लिखा। और अक्सर इनकी प्रेरणा इनकी अपनी प्रेम कहानियां थीं, जैसे घनानंद की सुजान, आलम की शेख और बोधा की सुभान। भिखारी दास की ये लाइन रीति मुक्त कविता की आत्मा को पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि अगर भविष्य के अच्छे कवि इसे सराहेंगे तब तो ये कविता है, वरना ये सिर्फ राधा कृष्ण को याद करने का एक बहाना है। क्या खूब बात कही है।
चलिए अब तस्वीर को पूरा करने के लिए कुछ और जरूरी कवियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे नए दौर से जोड़ा। यहाँ देव जैसे कवि हैं जो आचार्य और कवि दोनों रूपों में सफल हुए। फिर आते हैं आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन कविताएं इकट्ठी कीं। और आखिर में है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्हें ब्रजभाषा का आखिरी बड़ा कवि माना जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के लिए खास तौर पर एकदम फटाफट दोहरा लेते हैं। ये हैं वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो मुख्य भाषा ब्रजभाषा, शुक्ल जी के हिसाब से पहले आचार्य चिंतामणि, सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी जिनकी रचना है सतसई, वीर रस का कवि भूषण, प्रेम की पीर का कवि घनानंद, प्रकृति का कवि सेनापति और रीतिकाल के अंतिम महान कवि पद्माकर। बस इतना याद रखना है। और जाते जाते आज का सवाल सोचिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा को सही मायनों में शुरू करने वाले पहले आचार्य कौन थे।